नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक वुटरेजा। चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। चुनावी संग्राम में कौन निकल कर के आगे आएगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अब क्या चल रहा है, क्या स्थिति जो है वो बनने वाली है, उससे आपको रूबरू हम करवाएंगे। भिवानी विधानसभा और बवानीखेड़ा विधानसभा, दो विधानसभाओं का हम आज जिक्र करेंगे कि क्या स्थिति है, और वो भी पत्रकारों की निगाहों से। हमारे वरिष्ठ साथी जो हैं आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम तंवर जी हैं, हमारे साथ सैनी जी हैं और हमारे साथ इंद्रवेश दुहन जी हैं। तीनों ही जो पत्रकार हैं वो काफ़ी पुराने और काफ़ी समझदार और पीछे काफ़ी इनका एक्सपीरियंस भी है। तो हम इनसे बातचीत कर लेंगे, इनसे पूछ लेंगे कि क्या हालात चल रहे हैं। पहले हम भिवानी का जिक्र करते हैं। सैनी जी, पहले मैं आपके पास आता हूँ। जनाब, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है भिवानी विधानसभा की? क्या मुख्य लगता है आपको कि ये मुख्य उम्मीदवार जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं? अभी हालांकि चुनाव में समय है, प्रत्याशी अपनी मेहनत भी करेंगे और आगे निकल भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज एज पे हैं? देखिए, 5 अक्टूबर अभी काफ़ी दूर है। भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम सराफ तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। चौथी बार चल सो चौथी बार मुकाबले में 3 बार ताल ठोक चुके हैं। वो जी, विधायक जी। बन गए, जी, ठोक जी। बजा के बने। लेकिन चौथी बार भाजपा की जो 10 साल की सरकार रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रही है। कांग्रेस ने टिकट किसी को दिया नहीं, या उनकी कोई मजबूरी थी, उन्होंने सीपीएम को दे दिया समझौते में टिकट। आम आदमी पार्टी से इंदु शर्मा वो चेयरमैन पर्सन के चुनाव में 22,000 वोट ले चुकी हैं। और कांग्रेस से बाकी हुए अभिजीत लाल सिंह, उनके वजूद को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि राजपूत हाँ, राजपूत समाज एक तरफा अब की बार दिख रहा है। एक तरफा नहीं, लेकिन 100% तो वोट कहीं नहीं जाते, लेकिन हाँ, बिल्कुल लग रहा है, मतलब लग रहा है कि बहुमता में बहुत वोट है। अभिजीत लाल सिंह को जाएंगे। जी, जी, जी। तो इसका नुकसान भी बीजेपी को होगा, क्योंकि राजपूत वोट जो है वो बेसिकली बीजेपी का को सपोर्ट करता है हमेशा, कहीं भी हो देश में। जी, जी। तो इस बार मामला कुछ फंसता नज़र आ रहा है। ज़्यादा मुझे लगता है कि 3 प्रत्याशी तो आमने सामने हैं ही ट्रायंगल में, जी। और अभिजीत लाल सिंह जो हैं वो बैलेंस कहीं ना कहीं ख़राब कर सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को। इंद्रेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भिवानी विधानसभा को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको जो आज की स्थिति है? हालांकि कल जो स्थिति क्या रहेगी वो एक अलग बात है। आज क्या लगता है आपको? देखिए, भिवानी विधानसभा की बात करें तो 4 मुख्य कैंडिडेट हो गए। घनश्याम सर्राफ जी जो है लंबे समय से यहाँ से विधायक हैं और उनको ठाकुरों के काफ़ी वोट जो है मिलते रहे हैं। उसके अलावा जो है उनके साथ बनिया समुदाय भी जुड़ा हुआ है और पंजाबी समुदाय भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो चीज़ होती है, दूसरा सबसे मेन जो भिवानी में बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग रहे हैं। वो पिछले 15 सालों में कुछ करवा नहीं पाई। इस बात की नाराज़गी जो है जनता में काफ़ी है, तो उसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है। जो जिन कास्टों के वोट उनसे कटते हुए नज़र आ रहे हैं उसके पीछे यही कारण है, नॉन परफॉर्मिंग। और पूरा ही वर्ग जो अलग अलग क्षेत्रों का, इसी कारण वो कंटेस्ट जो है बनता नज़र आ रहा है। दूसरा, जातिगत फैक्टर में जाएं तो अभिजीत लाल सिंह जो है इनको सीधा नुकसान कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है कि वो पीछे पिछड़ रहे हैं। दूसरा जो है पंजाबी समुदाय से भी ये कैंडिडेट खड़े हैं, हालांकि उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं बताया जा रहा है, वो भी एक इसके पीछे कारण हो सकता है। तो ऐसे में जो ओवरऑल जो समीकरण बन रहे हैं वो ट्रायंगुलर फाइट फिलहाल बन रही है, क्योंकि कास्ट के बेस पे जो कैंडिडेट है, एक तो पार्टी के बेस पे कैंडिडेट होता है, एक कास्ट के बेस पे जो कैंडिडेट होगा वो अपनी कास्ट तक सीमित होकर के फिर वो एक यार बिल्कुल सही बात है, वो वहीं तक रह तक दिया जाएगा, जाता है। उसके बाद जो उसकी रेस खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में अभिजीत सिंह लाल सिंह को जो है एक स्टेज के बाद जो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन यूथ हैं, इन सभी कैंडिडेट में सबसे यूथ हैं और उनकी अच्छी पकड़ है यूथ में। और कांग्रेस के जो है उनके जो जितने भी जो लोग उनसे जुड़े थे वो उनकी टीम रही है। तो ऐसे में परिस्थितियाँ ओवरऑल जो है ट्रायंगुलर जो है भिवानी में बनती नज़र आ रही है। यदि घनश्याम थोड़ा सा परफॉर्मिंग सेक्टर में ठीक होते तो अब की बार वो ज़रूर उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग नज़र आते। केसरी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसरी शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी वर्षों का अनुभव जो है सर को है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, भिवानी विधानसभा को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं आज, कि भिवानी विधानसभा के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है आपके हिसाब से,
और क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या स्थिति जो है वो भिवानी विधानसभा की रहने वाली है? देखिए दीपक जी, भिवानी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति इस बार कुछ अजीबोगरीब नज़र आ रही है। पिछले 1.5 दशक से हमारे वर्तमान विधायक जो हैं वो 3 बार चुनाव में विजयी होते रहे और जातीय समीकरण इस प्रकार से बने कि उनको कभी 40,000 से, कभी 20,000 से, कभी ज़्यादा मतों से विजयी मिलती रही। उसको ये कहें कि जैसे 30-35 हज़ार वोट ब्राह्मणों का बताया जाता है तो ब्राह्मण 2 प्रत्याशी हो जाते, वो डिवाइड हो जाता, तीसरे में पार्टी को वोट चला जाता, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस का प्रत्याशी कमज़ोर होने की वजह से भाजपा को बहुत मत चला जाया करता। इस बार स्थिति जो बनी हुई है उसमें जो राजपूत बाहुल्य वोट घनश्याम सराफ को मिला करता, जो कि परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि राजपूत प्रत्याशी नहीं होता था इसलिए राजपूत प्रत्याशी भवानी प्रताप या नगर परिषद में राजपूत को मदद करते और विधायक जो एमएलए का चुनाव था उसमें घनश्याम सराफ को राजपूत मदद करते, तो ये आपस में एक्सचेंज करते थे। तो वो परिस्थितियां अब एक्सचेंज की नहीं रही, क्योंकि भाजपा का, कांग्रेस का जो दावेदार एक जो अभिजीत लाल सिंह, वो आज कांग्रेस का बागी उम्मीदवार के तौर पर आज खड़ा हुआ है। और खड़ा हुआ है तो राजपूतों ने एक फैसला किया भी अपना प्रभुत्व या अस्तित्व जो भी चीज़ दिखाने के लिए अब वो उन्होंने अपने ये कहा भी वोट चाहे हमारे जितने आए लेकिन समाज के वोट एक जगह पड़े। सर 2 बागी खड़े हैं, कांग्रेस से भी अभिजीत लाल सिंह जी हो गए, भाजपा से प्रिया सीजा जी वो भी बागी होकर के खड़ी हो गई बिल्कुल। है। क्या लगता है आपको? ऐसा है, बागी, यही बात मैं आपको बता रहा था दीपक जी। असीजा जी जो बागी, इसको अपना अभिजीत लाल सिंह और असीजा दोनों प्रत्याशी इस प्रकार के हैं जो भाजपा के प्रत्याशी को डेंट पहुंचाएंगे। कम ज़्यादा की मैं नहीं कह सकता, जितना भी पहुंचाएंगे। दूसरा ब्राह्मण जाति के हिसाब से और पिछड़ा वर्ग मिक्स में अपना सैनी समाज से दोनों पर मत प्रत्याशी आप पार्टी के हिसाब से उसको मतलब मदद करने जा रहे हैं, वो ज़्यादा कम अलग हो बात है। इसी प्रकार बीजेपी के जो प्रत्याशी है उसके पास जो अपना राजपूत का वोट बैंक था वो वोट बैंक खिसक गया। 5,000, 7,000, 10,000 जितना भी मत लेगी प्रिया सीजा, वो भी बीजेपी का ही मत का नुकसान होगा। तो इस बार जो डगर है वो बीजेपी के प्रत्याशी की आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और परिणाम चौंकाने वाले होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। जो कांग्रेस और सीपीआई का जो उम्मीदवार है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखो, हालांकि पहली बार उम्मीदवार अपने आप में दीपक जी बहुत मजबूत उम्मीदवार है। उसका उम्मीदवार की जो मतों की संख्या है वो करीब करीब, मेरा अपना अंदाज़ा है 30,000 से शुरू होती है। वो आगे कितने तक जाएगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। राजपूत, जाट प्लस हरिजन, चमार, एक कास्ट, हरिजनों में भी डिवाइड करके, वो प्लस सर्व कर्मचारी संघ, प्लस उसका जितनी भी ट्रेड यूनियन, जैसे आपकी भट्ठा यूनियन का और दूसरी अपना ये किसान कामगार यूनियन है, आंगनबाड़ी या संगठन है, हेल्थ यूनियन है, मतलब जितनी भी SKS से संबंधित यूनियन हैं वो सारी यूनियन दिल से सपोर्ट कर रही हैं, तन मन धन तीनों से समर्थन शायद किसी प्रत्याशी को मिल रहा हो जो इसको मिल रहा है, क्योंकि चंदा भी इनको मिल रहा है। कामरेड अपनी तरफ से कामरेड को 5 रुपये भी खर्च नहीं करने पड़ रहे,
समाज की तरफ से कर रहा है और समाज ही पब्लिसिटी कर रहा है। और जैसे पिछले इसके गांव ने सामूहिक रूप से पैसे इकट्ठे किए तो इसको कहा अब आप ये हमारी तरफ से ये चुनाव में लगाओ, बोला मैंने एक पैसा नहीं लेना, उसने सारा पैसा बोला तुम पब्लिसिटी पर लगा दो। तो मतलब मेरा कहने का ये कि लोगों में उसके प्रति प्यार है, जी जी। तो इसलिए उस कैंडिडेट को कम आंकना मैं तो नहीं मानता। मतलब अब की बार जो है मजबूत पहलवान जो है वो हाँ, दंगल के हाँ, अंदर हाँ, उतरे हुए हैं। बहुत बड़ी कांटे के मुकाबले में। पुरुषोत्तम जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं, क्या स्थिति आपको लगती है भिवानी विधानसभा की? जो भिवानी विधानसभा में आप भी काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं, अब क्या हालात आप मानते हो? वैसे भिवानी में कई कैंडिडेट हैं, मुख्यतः 4 कैंडिडेट हैं। चारों के सामने ही चुनौती है अपनी अपनी साख बचाने की। हम सबसे पहले बीजेपी विधायक जो 3 वर्ग के विधायक घनश्याम सराफ जी को ले लेते हैं। उनके सामने चौका लगाने की चुनौती है। वे किसी तरह से भी अपना चौका लगाएं, चौथी बार विधायक बन के विधानसभा में आए। उनको इसके लिए बड़ी भयंकर भारी चुनौती है। लेकिन उनके सामने एक चुनौती और है, राजपूत समाज का नया कैंडिडेट खड़ा होना और राजपूत समाज के वोट बढ़ जाना। राजपूत समाज के वोट ही इसके बेस वोट है, बणियों के अलावा राजपूत समाज इसको विधायक तक लेकर जाता है। अब वो देखना ही है कि भाई ये राजपूतों को अपनी तरफ कितने रिझा पाते हैं या नहीं पाते। मतलब कहीं ना कहीं डेंट जो है वो लग गया उनके वोटों में। लगे। अगर राजपूत वोट 50-60% उनको मिल जाते हैं तो वो चौथी बार तो लगा लेंगे। अगर इतने नहीं मिल पाते हैं तो इस बार उनकी हसरत हो सकता पूरी न हो पाए। रही कांग्रेस और वामपंथियों के साझा कैंडिडेट की, पहली बार भिवानी से वामपंथियों को टिकट मिली है। उनके सामने चुनौती ये है कि भाई हम भिवानी से, जो राजनीति का गढ़ भिवानी है, वहीं से हम अपना विधायक बनाने का खाता खोल सकें, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस में भी भाग्य हैं जिनको टिकट नहीं मिली, वे भी इससे हो सकता है ऊपर तो उनके साथ हो, लेकिन अंदर खाते हो सकता है कि किनारा, हाँ बिल्कुल बैकबाइट हो सकती है, किनारा करें। वे चाहते हैं कि भी कांग्रेस वाले कभी ये यहाँ पे विधायक न बन जाए, तुम्हारी सीट खत्म न हो जाएगी, ये भी उनके मन में ये टीस होगी। लेकिन अब जो वामपंथियों का कैंडिडेट है वो सभी बिरादरियों के लिए एक सर्वमान्य कैंडिडेट है, किसी से उसका द्वेष नहीं, सभी के पीड़िता में वे उनके पास जाता है। तो इसलिए हर बिरादरी के लिए उनके प्रति सहानुभूति है। साथ ही उनके साथ कर्मचारी संगठन खड़ा है, क्योंकि वो कर्मचारियों की मांग पिछले कई सालों से, वर्षों से उठाते रहे हैं। इसलिए उनके लिए एक सकारात्मक पहलू हो सकता है, वो भी पहुंच जाए। तीसरा नंबर पे आप पार्टी से इंदु शर्मा है। उन्होंने पीछे नगर परिषद चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और सेकंड पोजीशन पर रही थी। भिवानी शहर में करीबन 20-22 हज़ार वोट लेके अच्छा एक प्रदर्शन किया था और वे उनकी भी एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है। जितना ब्राह्मण वोट है सारा उनके साथ है, साथ में सैनी समाज का वोट भी है। तो हमें लगता है अगर जो आज की डेट में जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं तो वो हो सकता है आप भिवानी से खाता खोल लें तो कोई ताजुब नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो भिवानी विधानसभा की बात हुई। हम बात करेंगे बिल्कुल नज़दीक में लगते बवानी खेड़ा की भी। अब बवानी खेड़ा विधानसभा में आप रहते भी हैं, जाटू लुहाई से आप संबंधित हैं। क्या कहेंगे बवानी खेड़ा विधानसभा के अंदर मुख्य तौर पर किन प्रत्याशियों के अंदर मुकाबला देखने को मिलेगा और हालात आज की जो डेट में क्या लगता है आपको? आज बवानी खेड़ा में मुख्यतः कांटे का टक्कर है बीजेपी प्लस कांग्रेस में। कांग्रेस मजबूत थी। अगर हम थोड़ा पहले जाएं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बवानी खेड़ा से 282 वोटों से लोकसभा के लिए बवानी खेड़ा से जीत हुई थी। लेकिन वो अब कैंडिडेट ऊपर से उतारने के बावजूद थोड़ी परिस्थिति में अंतर आया हुआ है। पहले लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ था, अब थोड़ा बीजेपी के प्रति भी प्लस पॉइंट हो गया है। दूसरा, कांग्रेस का जो सतविरती रहा, कांग्रेस में दावेदार था, वो बागी होने के बावजूद वो नुकसान भी कांग्रेस को ही कर रहा है। इसलिए बवानी खेड़ा में आज की डेट में बीजेपी मजबूत है। कल का तो पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन आज की डेट में बीजेपी वहाँ पर मजबूत। हाँ, लगातार जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पैराशूट से जो कैंडिडेट कांग्रेस लेकर के आई है, कहीं ना कहीं उसका विरोध है। एक दूसरी बात और भी है, रामकिशन फौजी जी जो है, हालांकि उन्होंने उनके समर्थन दे दिया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा, जो और भी लीडर थे जिन्होंने फॉर्म बेशक से भरे थे कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनको उम्मीदवार बनाया जाए, प्रत्याशी बनाया जाए, वो भी कोई जो है ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा।
उससे कितना नुकसान होने की संभावना है? उससे पूरा ही नुकसान होगा। जो जो अभी जितने भी कांग्रेस से टिकट चाहने वाले थे सभी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करेंगे। और अगर वे सभी के साथ भी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं तो भी कोई फायदा, वोटर को ज़्यादा फायदा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब से मन से नहीं कहेंगे तब से वोट उसकी तरफ, कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे। दूसरी बात दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बवानी खेड़ा सीट हॉट सीट बनने जा रही है, क्योंकि बीजेपी की हैट्रिक लगने वाली है। और कांग्रेस ने ये जो पैराशूट का कैंडिडेट बता रहे हैं, ये पैराशूट का तो है, लेकिन ये जो पार्टी के अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी के साथ काम किया है इन्होंने, तो ये वहाँ से भी रहती, इसलिए कि ये वीआईपी सीट मानी जा रही है, क्योंकि सभी की नज़र इस सीट पे है कि वे मान रहे थे कि भवानी खेड़ा सीट आराम से कांग्रेस के लिए निकल जाएगी। लेकिन अब थोड़ी ही सतवीर तेरा के बागी होने के बावजूद थोड़ी ही सीट में कन्फ्यूजन पैदा हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा भवानी खेड़ा विधानसभा को लेकर के क्या मानते हैं आप? भवानी खेड़ा विधानसभा को लेकर के क्या स्थिति आपको लगती है ताज़ा हालातों के अनुसार? देखिए दीपक जी, भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के 78 लोगों ने अप्लाई किया था 78 तो बहुत ज़्यादा हो गई सर। और 78 में से कोई भी कैंडिडेट योग्य नजर नहीं आया कांग्रेस एक को। चीज़ और भी है, इसने तो फॉर्म ही नहीं भरा था जो कैंडिडेट। मैं वहीं आ रहा हूँ। जी जी। तो जो 78 लोग थे उनको तो दरकिनार कर दिया, एक कैंडिडेट को दिल्ली से लाके पैराशूट से उतार दिया। अब उस कैंडिडेट को, जिन 78 लोगों को आपने नेगलेक्ट किया है, हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट को स्वीकार करेंगे। बात यहाँ तक रहती तो भी ठीक थी। रामकिशन फौजी की जुबान शुरू में फिसली, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक दिन बाद उन्होंने मीटिंग की तो उसके अंदर बात को संभाल गए। लेकिन सतवीर तेरा जिन्होंने निर्दलीय फार्म भरा था वो आज भी मैदान में खड़े हैं। तो निश्चित रूप से सतवीर तेरा के मैदान में आने से कांग्रेस को नुकसान पड़ रहा है। कितना पड़ेगा समय के साथ साथ इसका आकलन किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस की स्थिति काफ़ी नाजुक है। दावा किया जा रहा है कि कई कांग्रेस के दिग्गज, प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं, सोनिया गांधी भी आ सकती हैं। ये तो वक्त बताएगा कौन आएगा किसके प्रचार के लिए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। इसका सीधा सीधा लाभ भाजपा को मिलने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। इंद्रेश जी, आप क्या मानते हैं भवानी खेड़ा की चौधर जो है इस बार किसके खाते में आने की उम्मीद लग रही है? हालात क्या मानते हैं? फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? और कितने जो है इस बार स्थिति जो है किस टाइप की स्थिति वहाँ पर बन सकती है? दीपक जी, भवानी खेड़ा की बात करें तो भवानी खेड़ा एक रिजर्व हल्का है और पूरे हरियाणा के जो भी लोग रिटायर हुए थे बड़ी बड़ी पोस्टों से, रिजर्व कैटेगरी से, उन लोगों की सबकी नज़र थी, इसलिए सबसे अधिक कैंडिडेट 78 यहाँ से थे। बावजूद इसके कांग्रेस हाईकमान ने जो है प्रियंका गांधी के साथ जिन्होंने काम किया है, नरवाल जी को यहाँ पे से टिकट दे दिया। नरवाल जी आने के बाद स्टार्टिंग में बड़े साधन, बहुत दूर संपन्न लोग यहाँ उनके साथ आए। अब वो धीरे धीरे आम पब्लिक से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो ये रिजर्व कैटेगरी का हल्का बड़े भोले भाले लोग हैं। इन लोगों के बीच में पैठ बनाने के लिए जो भी रणनीतियाँ अपना सकते हैं राहुल नरवाल अपना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भारी होने के जो उनको दिक्कतें हो रही हैं वो उनका सामना अब 11 दिन रह गए, अब भी जो है उनको करना पड़ रहा है। अब एक सेगमेंट और भी है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ से जिनकी टिकट कटी है, जो यहाँ से 2 बार से विधायक रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं विशंबर वाल्मीकि, वो कहीं उस तरीके से नज़र नहीं आते हैं। तो उनका विरोध अंदर खाने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहेगा। जिस व्यक्ति ने 10 साल यहाँ काम किया है, प्रभाव बनाया है, तो उसका भी नुकसान रहेगा। जिस प्रकार से रामकिशन फौजी का नुकसान इनको हो रहा है, रामकिशन फौजी विड्रा करके घर बैठ गए, उसी प्रकार ये भी विड्रा करके घर बैठ गए, लेकिन घर खाली नहीं बैठे। राजनीतिक लोगों को अपनी ज़मीन तलाशनी होती है। दोनों की एज, रामकिशन फौजी की एज भी और विशंबर वाल्मीकि की एज ऐसी नहीं है कि वो रिटायरमेंट ले लें, तो ज़रूर प्रयास करेंगे अपने लिए और घर बैठे भी वो अपने प्रयासों को जारी रखें। तो ये डेंट दोनों पार्टियों को हो रहा है। अब तीसरा जो डेंट की बात करें तो जो यहाँ से मास्टर सतबीर रतेरा हैं, वो जो है सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान पहुँचाते लग रहे हैं। तो दो पीछे जो लोकसभा चुनाव में मात्र 285 वोटों का अंतर था, यानी कि दोनों बराबर थे। उन स्थितियों में जो है कांग्रेस कैंडिडेट की मान्य थे भी अब हवा बनेगी एकदम से इस प्रकार, तो पूरे प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव उठ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो उसका प्रभाव हरियाणा की जो भिवानी ज़िले की
4-5 सीटें उन पर भी पड़ेगा, या कह सके अपने आसपास की सीटों का पड़ेगा। जैसे लोहारू का, तो शाम का, इनका प्रभाव भिवानी पे और यहाँ पे भवानी खेड़ा पड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा और चुनाव और मूव करेगा। अंतिम तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या रहेगा, लेकिन भारी कैंडिडेट होने का एक बेनिफिट ये भी है कि उनके कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, भारी होने के अलावा नेगेटिव नहीं है, और लोगों के बीच में ये संदेश बड़ा मुखर होकर गया है कि ये यदि ये यहाँ से बनते हैं तो ये मंत्री पद ज़रूर लेंगे। तो उस बात को लेकर के भी जो है पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उसका बेनिफिट भी रहेगा। तो यहाँ के लोग कह सकते हैं भोले भाले हैं, तो वो अब कौन सा किस प्रकार से उनको मिल पाएंगे उस पर निर्भर करता है। दूसरा जो यहाँ से कपूर वाल्मीकि कैंडिडेट हैं वो भी प्रिय हैं, लोगों के प्रिय हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, लेकिन टिकट कटने का नुकसान उनको भी हो रहा है। तो ओवरऑल जो जातीय समीकरण जो हैं वो ज़्यादा सूट कर रहे हैं जो वाल्मीकि, कपूर वाल्मीकि को। लेकिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस का जो जिस प्रकार सिनेरियो बदलता जा रहा है, तो ऐसे में उनको एज मिलता लग रहा है। तो लास्ट परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। यदि पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी ठीक ठाक रही तो यहाँ से कांग्रेस सीट निकालेगी। अदरवाइज बीजेपी उम्मीदवार बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हैं और उनके मुकाबले में जो है इनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। केसी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? सतबीर रतेरा जी भी वहाँ पर खड़े हैं। सतबीर रतेरा जी कांग्रेस में टिकट के दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे। रामकिशन फौजी जी भी प्रबल दावेदार थे, और दोनों ही पहले तो खड़े हो गए थे निर्दलीय तौर पर। रामकिशन फौजी जी तो हालांकि बैठ गए समर्थन में। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति बनने वाली है भवानी खेड़ा में? दीपक जी, ऐसा है, भवानी खेड़ा जो क्षेत्र है उसकी स्थिति अलग टाइप की है। हालांकि इन जनरल तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है या और है। सबसे बड़ी बात जो परिस्थिति अब पूरे प्रदेश में जो परिस्थिति बनी हुई है, 50,000 वोट जाट वोट है, 28,000 वोट चमार वोट है, 78,000 वोट एन ब्लॉक। जितना परसेंटेज होगा पोलिंग होगी वो कांग्रेस को जा सकता है, बीजेपी को नहीं जाएगा। उस वोट में सतबीर रतेरा कितना डेंट लगा पाते हैं, ये राहुल नरवाल की प्रदीप नरवाल की कमजोरी होगी। क्यों कि उसके पास जो सपोर्टर है वो सारा सपोर्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी से या कहीं से बाहरी है। हाँ, JNU यूनिवर्सिटी में जहाँ भी है, जी, जी, बाहर की यूनिवर्सिटी क्षेत्र से वो उसने अपना सपोर्टर बुलाया हुआ है, जो यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ के लोगों को अखर रहा है। यहाँ के लोगों को अपने ग्रुप में ना रखना, ये इग्नोर करना, ये उसकी हार का कारण है। अगर हार हुई तो जी जी जी, अगर वो आप भी 10-12 दिन का टाइम है, अब भी अगर पिकअप करे या संभाले तो उसकी स्थिति मुकाबले में आ सकती है। लूज करने वाली बात जहाँ तक उसका कपूर वाल्मीकि की प्लस का सवाल है, उसकी प्लस पॉइंट सिर्फ यही है कि यहाँ बाहर के आदमी को न पनपने देना। भाई वो फ्लाई उससे पैराशूट से आया हुआ है, लोकल कैंडिडेट है, ये रामकिशन फौजी, सतबीर रतेरा या विशंबर वाल्मीकि, वो ये सोचे कि इस बार नहीं तो अगली बार अगर हमारे को पैराशूट से आए हुए प्रत्याशी को बना दिया तो हो सकता है वो परमानेंट यहीं रह जाए। तो इसलिए वो उसकी कपूर वाल्मीकि वो की मदद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से डेंट बीजेपी के अंदर भी पड़ा, जो उम्मीदवार थे विशंबर वाल्मीकि जी पहले राज्य मंत्री भी बनाए थे नए नए, उनका टिकट भी काट दिया गया, रामकिशन फौजी जी का भी टिकट कटा, सतबीर रतेरा जी का भी टिकट कटा। क्या लगता है आपको, दोनों ही पार्टियों में डेंट पड़ा तो किसका एज हो सकता है आज की डेट में भवानी खेड़ा में? देखो, प्रत्याशी ये जितने भी विरोध करने वाले हैं, चाहे उसमें विशंबर वाल्मीकि हो, चाहे रामकिशन फौजी हो, चाहे सतबीर रतेरा हो, कोई भी हो, व्यक्तिगत तौर पर तो वो वोट ले सकते हैं। मैं ये कहूँ कि आप इसको वोट मत देना तो शायद वो कम प्रभावित होगा। तो उस चीज़ में वोटर ने अपना भला बुरा देखना है और वो कितना, लेकिन ये ज़रूर है प्रत्याशी से मिलने का हर मतदाता का प्रयास है। अगर प्रत्याशी नहीं मिल पाता है तो वो किसी तरफ भी पलड़ा कर सकता है। अब समस्या कहाँ फंसी हुई है, 23,000 ब्राह्मणों के वोट हैं, 36,000 राजपूतों के वोट हैं। अब वो वोट कहाँ जाएंगे,
उस वोट को कैच कौन करेगा भाई? दो ही तो बरादरी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बीजेपी को नहीं देंगे, जाट और चमार की बारे में ये कहा जाता है कि ये वोट बैंक तो ऐसा है बीजेपी के एंटी है, लेकिन ये कौन से पर्व हो गए? इस बार मतलब राहें जो है वो काफ़ी बड़ी कठिन है दोनों के लिए। कठिन है। कोई भी प्लेट में तस्तरी में डाल के सीट मिलने वाली किसी भी प्रत्याशी के हाथ में नहीं है। पसीने छूट जाएंगे मतलब। छूट जाए। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो हालात बने हुए हैं भवानी खेड़ा में, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति फिलहाल जो है आपको नज़र आ रही है भवानी खेड़ा विधानसभा को लेकर के? देखिए दीपक जी, जो बागियों की जो भीतरघात है उसका ये रहेगा, भवानी खेड़ा में न एक किसी कैंडिडेट के वोट ना होकर पार्टी के वोट हैं, बीजेपी के वोट हैं। जिन लोगों को वोट देना बीजेपी को, वो चाहे कोई भी कैंडिडेट आए, बिशंबर बाल्मीकि आए, कपूर बाल्मीकि आए, उसको वोट मिलेंगे। यही बात कांग्रेस की है। कांग्रेस में लोकल कैंडिडेट की बजाय ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देख के वोट दे रहे हैं, तो भाई उसमें चाहे कैंडिडेट कोई भी आए, भीतरघात तो जरूर होगा, लेकिन जो कोई भी कैंडिडेट आए उसको कांग्रेस का जो वोट है, जैसे भवानी खेड़ा में कांग्रेस का वोट जाट और एससी वोट है, वो कांग्रेस को जाएगा, लेकिन थोड़ा रतेरा उसमें भीतरघात नुकसान करेगा और नुकसान होगा। तो भवानी खेड़ा में आप ये कह सकते हैं पार्टी के वोट, पार्टी के जो उम्मीदवार उनको मिलेंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, 78 लोगों ने फार्म भरा था कांग्रेस के लिए उम्मीदवारी के लिए। अब 78 में से एक भी व्यक्ति जो है भवानी खेड़ा के अंदर दिखाई नहीं दे रहा जो कांग्रेस के लिए प्रचार कर सके, उनके लिए खड़ा हो सके। सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो वोटर्स हैं वहाँ पर, वो लोग तो बेशक से खड़े हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को नेता मान रहे थे वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दीपक जी, जो 78 के 78 लोग हैं सभी टिकट के दावेदार थे, उनके अंदर एक टिकट न मिलने की टीस तो है ही। अब भी हम यहाँ के लोकल कैंडिडेट थे, पब्लिक में भी गए हैं 5 साल तक, हमें हमारा अधिकार भी बने था, हम लोगों को दुख सुख में जाते थे, लेकिन अब पैरासूट से कैंडिडेट दे दिया, हमें हमारे ऊपर थोप दिया। ये चीज़ मान रहे हैं, बोल इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हाईकमान उसको कैंडिडेट को भेज दिया, उसका विरोध नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उनके अंदर में ये टीस है कि भाई हमें टिकट नहीं मिली। ओपन में तो हो सकता है दिख रहे हो कहीं न कहीं, लेकिन अंदर खाते कोई भी मन से कोई भी दावेदार कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ नहीं जुड़ा है, जिसका नुकसान चुनाव में होगा। बिल्कुल दोस्तों, आज हमने भिवानी और भवानी खेड़ा विधानसभा को लेकर के बातचीत की। हमारे साथ 4 धुरंधर जो है साथी थे हमारे, जिन लोगों ने बताया है कि भिवानी और भवानी खेड़ा में क्या स्थिति बनी हुई है। इसी तरह हम आपको और भी विधानसभाओं के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे, नई विधानसभाओं का जिक्र जो है वो करेंगे। नमस्कार।